कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई बहुत ज़रूरी काम करने बैठे हैं और 2 घंटे बाद खुद को फ़ोन पर पता नहीं बिल्लियों का वीडियो देखते हुए पाया हाँ, सबके साथ होता है। और आपको ये भी याद नहीं कि आप वहाँ तक पहुँचे कैसे? अगर हाँ तो आप अकेले नहीं हैं। आज हम एक ऐसी ही अदृश्य शक्ति के बारे में बात करेंगे जो हमारे फोकस और मोटिवेशन को मतलब कंट्रोल कर रही है। हमारे पास थ्यूबो मेरिस की किताब डोपामिन डिटॉक्स का सार है और ये किताब उस ओवर स्टिमुलेशन की बात करती है, मतलब दिमाग पर जो जरूरत से ज्यादा बोझ पड़ रहा है, जो आज हम सब महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आज हमारी चर्चा का मिशन ये समझना है कि हमारा दिमाग इन छोटे छोटे डिजिटल इनामों का आदी कैसे हो जाता है और सबसे जरूरी, इस चक्र को तोड़ने का रास्ता क्या है। बिल्कुल। और इस चक्र को समझने के लिए हमें इसके हीरो या शायद विलन यानी डोपामिन को समझना होगा। अच्छा। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये हैप्पीनेस केमिकल है, कि जब हमें खुशी मिलती है तो ये रिलीज होता है। हाँ, मैंने भी यही सुना है। पर ये पूरी सच्चाई नहीं है। असल में ये हमारे दिमाग के मोटिवेशन सिस्टम का इंजन है। ये हमें खुशी नहीं बल्कि खुशी की उम्मीद देता है। अच्छा, तो ये खुशी नहीं बल्कि खुशी की उम्मीद है। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। चलिए इसी को खोलते हैं। अगर ये सिर्फ खुशी नहीं है तो ये असल में करता क्या है? मतलब ये हमें बिल्लियों के वीडियो तक कैसे पहुंचा देता है? सोचिए, जब आपके फोन पर कोई नोटिफिकेशन आता है तो दिल में एक उत्सुकता होती है ना? हाँ बिल्कुल। किसका मैसेज होगा, क्या खबर होगी, ये जो क्या होगा वाली फीलिंग है ना? हाँ, यही डोपामिन है। स्रोत के मुताबिक इसका मुख्य काम हमें किसी काम को करने के लिए उकसाना है। ये दिमाग को कहता है ये करो, इसमें कुछ मजेदार मिल सकता है। तो ये एक्शन लेने के लिए किक देता है। बिल्कुल। मतलब ये एक तरह का ट्रिगर है। ये उस इनाम के मिलने से पहले की चाहत है, जैसे किसी वीडियो का थंबनेल देखकर उसे क्लिक करने की इच्छा। हाँ, या फ्रिज खोलने पर ये उम्मीद के शायद कुछ अच्छा खाने को मिल जाएगा। हाँ, हम उस उम्मीद के पीछे भागते हैं, भले इनाम मिले या ना मिले। एकदम सही। ये कुछ होने वाला है वाली भावना है। दिमाग को लगता है कि अगला स्क्रॉल, अगला वीडियो शायद कुछ बहुत ही दिलचस्प लेकर आएगा, और इसी उम्मीद में हम उस काम को दोहराते रहते हैं और एक लूप में फंस जाते हैं। हाँ, एक ऐसे लूप में जहाँ हम लगातार कुछ खोज रहे हैं पर हमें कभी असली संतुष्टि मिलती ही नहीं। तो ये समझ आ गया कि हमारा दिमाग हर नोटिफिकेशन पर एक शिकारी की तरह लपकता है। लेकिन रोज रोज 100 बार ऐसा करने से होता क्या है? ये हमारे दिमागी सिस्टम पर क्या असर डालता है? क्या ये बस थोड़ा बहुत ध्यान भटकना है या इसका कोई गहरा नुकसान भी है? इसका असर बहुत गहरा है और स्रोत में इसके 4 बड़े नुकसान बताए गए हैं। 4 नुकसान? जी। पहला है कठिन कामों से भागना। जब दिमाग को सोशल मीडिया या गेम्स जैसे आसान और तुरंत इनाम देने वाले मनोरंजन की आदत पड़ जाती है, तो उसे पढ़ाई करना, कोई रिपोर्ट लिखना या कोई नई स्किल सीखना, ये सब बहुत बोरिंग और मुश्किल लगता है। हाँ, दिमाग एक तरह से मतलब बिगड़ेल बच्चे जैसा हो जाता है। वो कहता है इसमें तो मेहनत लगेगी और मजा भी तुरंत नहीं आएगा, चलो कुछ और मजेदार देखते हैं। सही पकड़ा। और हम उस जरूरी काम को टालकर फोन उठा लेते हैं। क्यों? 1 घंटे तक किताब पढ़ें जब 10 मिनट में 20 मजेदार वीडियो देखे जा सकते हैं। बिल्कुल। दूसरा नुकसान इसी से जुड़ा है, मोटिवेशन की कमी, और ये बड़ा गहरा है। इसका मतलब सिर्फ काम में मन न लगना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है कि दोस्तों से आमने सामने बात करना, शाम को शांत टहलना, ये सब चीजें बोरिंग लगने लगती हैं। दिमाग हर चीज को उस 15 सेकंड की रील की तेजी और चमक दमक से नापने लगता है, और असली जिंदगी उस कसौटी पर कभी खरी नहीं उतर सकती। और तीसरे नुकसान की तो बात ही मत कीजिए। अटेंशन स्पैन, मतलब ध्यान टिकने की क्षमता का कम हो जाना। मुझे तो कभी कभी लगता है कि आजकल किसी किताब का एक पूरा पन्ना बिना भटके पढ़ लेना भी एक मैराथन दौड़ने जैसा है। बिल्कुल। हमारे दिमाग वो प्लास्टिक की तरह है। ये उन कामों के हिसाब से ढल जाता है जो हम बार बार करते हैं। अच्छा। और जब हम लगातार छोटी छोटी और तेज जानकारी लेते हैं तो दिमाग को गहरी और धीमी सोच के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और चौथा और सबसे खतरनाक नुकसान है हमारी विल पावर यानी इच्छा शक्ति पर सीधा हमला। इच्छा शक्ति पर हमला? वो कैसे? वो जो छोटी सी आदत है ना कि बस 1 सेकंड के लिए फोन देख लें, वो धीरे धीरे हमारी सारी विल पावर खा जाती है। हम जानते हैं कि ये गलत है, हमें काम करना चाहिए, पर हम खुद को रोक ही नहीं पाते। हर बार जब हम इस इच्छा के आगे झुकते हैं तो हम अपनी इच्छा शक्ति की मांसपेशी को
और कमजोर कर देते हैं। तो अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से देखें, तो ये सिर्फ ध्यान भटकना नहीं है, ये असल में अपने ही दिमाग पर नियंत्रण खो देना है। वाह, ये तो काफी डरावना लगता है। हम अपने ही दिमाग के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे हैं जो हम शायद हार रहे हैं। तो इसका समाधान क्या है? किताब में डोपामिन डिटॉक्स का जिक्र है। ये सुनने में तो बड़ा भारी भरकम और मुश्किल लगता है। हाँ, लगता है। क्या इसका मतलब है कि हमें हमेशा के लिए अपना फोन और इंटरनेट छोड़ देना होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। डिटॉक्स शब्द थोड़ा डरा सकता है, पर इसका मतलब संन्यास लेना नहीं है। ये असल में दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को रीसेट करने का एक तरीका है। रीसेट करना? हाँ, सोचिए, अगर आप रोज बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं तो आपको फल भी फीके लगने लगते हैं। सही बात है। लेकिन अगर आप कुछ दिन मीठा खाना छोड़ दें तो वही फल आपको बहुत मीठे और स्वादिष्ट लगने लगते हैं। डोपामिन डिटॉक्स दिमाग के लिए कुछ ऐसा ही है, दिमाग के लिए एक तरह का उपवास। ठीक है, दिमाग का उपवास, ये सुनने में बेहतर है। तो इस उपवास में करना क्या होता है? इसका पहला कदम है कुछ तय समय के लिए उन सभी हाई डोपामिन एक्टिविटीज से पूरी तरह दूर हो जाना। जैसे सोशल मीडिया पर बिना सोचे समझे स्क्रॉल करना, बार बार फोन चेक करना, जंक फूड खाना, लगातार शो देखना मतलब बिंज वॉचिंग, वीडियो गेम्स। हाँ, वीडियो गेम्स, और यहाँ तक कि हर समय कानों में ईयरफोन लगाकर कुछ न कुछ सुनते रहना। एक मिनट, लेकिन ये कहना आसान है। क्या सोशल मीडिया एप्स और गेम्स को डिजाइन ही नहीं किया गया है हमें मतलब अनियंत्रित करने के लिए? सवाल बहुत सही है। ये तो दुनिया के सबसे होशियार इंजीनियरों ने बनाए हैं ताकि हम उन पर ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। क्या ये लड़ाई पहले से ही हमारे खिलाफ नहीं है? हाँ, ये लड़ाई हमारे खिलाफ ही है। ये प्लेटफॉर्म्स हमारी दिमागी कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए ही बने हैं। लेकिन डिटॉक्स का मकसद इन कंपनियों को हराना नहीं है। तो फिर क्या है? मकसद है खुद पर अपना नियंत्रण वापस पाना। जब हम जानबूझकर इन चीजों से दूरी बनाते हैं तो हम अपने दिमाग को ये ट्रेनिंग दे रहे होते हैं कि बॉस कौन है। ये अपनी आजादी वापस छीनने जैसा है। और जब हम इन सब चीजों को रोकेंगे तो क्या होगा? जाहिर है बोरियत होगी, बहुत ज्यादा बोरियत। हम उस खालीपन को कैसे भरेंगे? और यही इस पूरी प्रक्रिया का सबसे जादुई हिस्सा है। स्रोत कहता है, बोरियत ही वह जगह है जहाँ से क्रिएटिविटी और असली सोच शुरू होती है। अच्छा। जब दिमाग को बाहर से कोई सस्ता मनोरंजन नहीं मिलता तो वो थक हार कर अंदर की तरफ देखना शुरू करता है। नए विचार आते हैं, पुरानी यादें ताजा होती हैं और हम उन सवालों के बारे में सोचते हैं जिन्हें हम हमेशा टालते रहते हैं। तो इस बोरियत के समय में हमें क्या करना चाहिए? बस खाली बैठे रहना है? खाली बैठना भी एक विकल्प है और बहुत शक्तिशाली विकल्प है। लेकिन इसके अलावा किताब में कुछ लो स्टिमुलेशन एक्टिविटीज अपनाने की सलाह दी गई है। लो स्टिमुलेशन मतलब? ऐसी चीजें जो दिमाग को शांत करती हैं, उसे उत्तेजित नहीं करती। जैसे कि ध्यान करना, ओके। बिना फोन या म्यूजिक के टहलने जाना ताकि आप अपने आसपास की दुनिया को देख सुन सकें। जर्नलिंग यानी अपने विचारों को कागज पर उतारना, ये दिमाग का कचरा बाहर निकालने जैसा है। और कोई किताब पढ़ना, शायद असली कागज वाली किताब। हाँ, किताब पढ़ना बहुत अच्छा तरीका है। ये हमारे बिखरे हुए ध्यान को वापस एक जगह टिकाना सिखाता है। या फिर कोई रचनात्मक काम करना जैसे ड्राइंग, कुकिंग या बागवानी। इन कामों में दिमाग लगता है, लेकिन ये हमें उस तरह से ओवर स्टिमुलेट नहीं करते जैसे डिजिटल मीडिया करता है। धीरे धीरे दिमाग को ये समझ आने लगता है कि बिना हाई स्टिमुलेशन के भी शांति और संतुष्टि मिल सकती है। तो मान लीजिए किसी ने ये डिटॉक्स किया, ये प्लान बोर्डम का दौर पार कर लिया, तो इसके बाद क्या? जिंदगी कैसे बदलती है? क्या हम सुपर ह्यूमन बन जाते हैं? सुपर ह्यूमन तो नहीं, लेकिन आप खुद का एक बेहतर वर्जन जरूर बन जाते हैं। अच्छा। स्रोत के अनुसार इसके कई साफ फायदे देखते हैं। सबसे पहला, आपका फोकस तेज हो जाता है। दिमाग कम उत्तेजित होता है तो वो किसी एक काम पर गहराई से और लंबे समय तक ध्यान लगा पाता है। मतलब किताब का एक पूरा पन्ना पढ़ना अब मैराथन जैसा नहीं, बल्कि एक सामान्य वॉक जैसा लगने लगता है। हाँ, कुछ वैसा ही। दूसरा बड़ा फायदा है कि आपको चीजों को करने के लिए बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी प्रेरणा वापस मिलने लगती है। मोटिवेशनल वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती। काम खुद ही संतोषजनक लगने लगता है। और हाँ, आपका अटेंशन स्पैन बढ़ता है, जो आज के समय में सच में एक सुपर पावर की तरह है। और शायद सबसे बड़ी बात यह होगी कि हम सही और गलत में चुनाव करने में बेहतर हो जाते हैं। मतलब उस बर्गर की जगह सलाद चुन पाना। हाँ। या सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की जगह किताब उठा लेना। बिल्कुल, आपकी इच्छा शक्ति मजबूत हो चुकी होती है।
इसका सार यही है कि व्यक्ति को ये महसूस होने लगता है कि आप अपने दिमाग के मालिक हैं, दिमाग आपका मालिक नहीं। नियंत्रण वापस अपने हाथों में आ जाता है। हाँ, आप अपने समय और अपनी ऊर्जा को कहाँ लगाना है इसका फैसला सचेत होकर करते हैं, ना कि किसी ऐप के नोटिफिकेशन या किसी आदत के दबाव में आकर। आखिर में एक बहुत जरूरी बात साफ कर देते हैं। इस पूरी चर्चा का मतलब ये नहीं है कि डोपामिन हमारा दुश्मन है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डोपामिन हमारी तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। ये वही केमिकल है जो हमें सुबह बिस्तर से उठाता है और अपने लक्ष्यों की तरफ काम करने के लिए प्रेरित करता है। स्रोत बताता है कि असली और टिकाऊ मोटिवेशन तब मिलता है जब हम किसी बड़े काम को छोटे छोटे कदमों में पूरा करते हैं और अपनी प्रगति देखते हैं। हर छोटा कदम पूरा होने पर दिमाग जो डोपामिन रिलीज करता है वो हेल्दी डोपामिन है। तो ये जंक फूड डोपामिन और हेल्दी डोपामिन के बीच का फर्क है। बिल्कुल। एक जो तुरंत मिलता है और हमें खोखला कर देता है, और दूसरा जो मेहनत के बाद मिलता है और हमें मजबूत बनाता है। एकदम सही। असली संतुष्टि किसी शो को एक रात में खत्म करने में नहीं, बल्कि उस स्किल को सीखने में है जिस पर आप महीनों से काम कर रहे थे। डोपामिन डिटॉक्स हमें इसी हेल्दी डोपामिन के स्वाद की याद दिलाता है। ये हमें याद दिलाता है कि दिमाग को शांत रखना कितना जरूरी है, और ये भी याद दिलाता है कि असली आजादी अंतहीन विकल्पों में नहीं, बल्कि ये चुनाव करने की ताकत में है कि हमें क्या नहीं करना है। ये जानने में है कि आप अपना फोन नीचे रख सकते हैं, आप उस जंक फूड को मना कर सकते हैं, और आप अपना ध्यान उस काम पर लगा सकते हैं जो आपके लिए सच में मायने रखता है। और ये सब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है जो हर सुनने वाले को खुद से पूछना चाहिए। क्या? अगर आज अपनी किसी एक अनियंत्रित आदत को एक सचेत चुनाव से बदलना हो तो वो क्या होगा?